तो मैं ये बता रहा था कि सर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी सैलरी थी 1 अप्रैल 2023 में 1,25,000 रुपीज पर मंथ। एम्प्लॉयर ने इनसे कहा सर हम आपकी सैलरी जो है ना वो 25,000 रुपीज से बढ़ा देंगे आफ्टर 1 ईयर। तो 1 अप्रैल 2024 में इन्होंने जाकर अपने एम्प्लॉयर से कहा कि जी मेरी सैलरी बढ़ाओ। एम्प्लॉयर ने कहा भाई अभी बढ़ाते हैं और ऐसे ही करते 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 इनको टालते रहे और पूरा साल गुजार दिया। 1 अप्रैल 31 मार्च 2025 तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ी। सर अमाउंट्स ना मैं थोड़े से बदल देता हूँ। एक्चुअली मैं टैक्स का इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि क्या आएगा, उसके लिए थोड़े से अमाउंट्स चेंज करने होंगे। इसको मैं 70,000 कर देता हूँ। ठीक है। एम्प्लॉयर ने इनसे कहा कि जी आपकी हम सैलरी बढ़ा देंगे और सैलरी बढ़ाकर आपको 75,000। एम्प्लॉयर ने कहा आपकी सैलरी हम 10,000 बढ़ाएंगे। ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को इनकी सैलरी बढ़नी थी, एम्प्लॉयर ने बढ़ाई नहीं। अब मिस्टर ए बेचारे इंतजार करते रहे, एम्प्लॉयर सैलरी नहीं बढ़ा रहा। तो ये बड़े नाराज हो गए और नाराजगी के चलते इन्होंने 31 मार्च 2025 को एम्प्लॉयर से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, कल से नहीं आऊंगा। एम्प्लॉयर ने इनको थोड़ा मनाया, कहने लगा अरे बेटा तुम तो नाराज हो गए, और कहने लगे ठीक है चलो एक काम करते हैं हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं 10,000 से, यार नाराज क्यों हो रहे हो। 75,000 से इंक्रीज करके सैलरी 85 कर देते हैं। लेकिन मिस्टर ए नाराज थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आपने पागल बना दिया, 1 साल से आप कह रहे हो सैलरी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बढ़ा नहीं रहे। एम्प्लॉयर ने इनको बड़ा बनाया, तो इन्होंने कहा ठीक है फिर एक काम करो, मैं रुक जाता हूँ, जॉब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप जो मेरी ये 10,000 रुपीज सैलरी है ना, वो बढ़ाइए 1 अप्रैल 2024 से। आज से नहीं, 1 साल पहले से बढ़ाइए। इसका मतलब इसका मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 सैलरी होगी 85,000 पर मंथ, ये तो मिलेगी ही मिलेगी। और साथ में 2024-25 के जो पैसे बढ़े वो भी देने पड़ेंगे, 1,20,000। सर 24-25 में 75,000 तो हम दे ही रहे थे ना, 75 से बढ़ा के सैलरी 85 करनी है, 85 करनी है, तो 10,000 ही तो कम दिया है। इन्होंने कहा पिछले साल के 12 महीने के 1,20,000 रुपए और निकालो। तो एम्प्लॉयर इसके लिए भी एग्री हो गए। सर अब एक ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई, देखिए सर, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं एम्प्लॉय इज फॉलोइंग ओल्ड रिजीम। सर देखिएगा, मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर 2024-25 की। इनको सैलरी कितनी मिली? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 9 लाख। इसमें से लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन
16 बने 75,000 रुपए। सर क्या बचा? इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर 75 नहीं, सॉरी 50। ओल्ड रिजीम है ना, ओल्ड रिजीम। 8,50,000। सर अब इस 8,50,000 पर जब हम टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा? सर इस 8,50,000 पर जब टैक्स लगाएंगे तो पहले 2.5 लाख का टैक्स होगा निल। अगले 2.5 लाख का टैक्स होगा 5%। बैलेंस 3.5 लाख का टैक्स होगा सर 20%, है ना? तो इन्हें टैक्स पता है कितना देना पड़ेगा? 82,500। ठीक है सर, अब जरा देखिए प्लीज 2025-26। सर ये जो 10,000 है ना, इसको भी मैं चेंज करके 12,500 कर देता हूँ। 12,500। ये मैं कैलकुलेशन की वजह से कर रहा हूँ, अभी जब कैलकुलेशन पर आएंगे ना आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे मैंने ऐसा क्यों किया। तो सैलरी इनकी होगी 87,500। यहाँ पर भी सैलरी होगी 87,500। सर ये 24-25 के 1-20 नहीं, 1.5 लाख हो जाएगा। 75 से हो रही है 87,500, तो 12,500 रुपये सैलरी बढ़ेगी 12 महीने के 1.5 लाख। सर अब देखिएगा प्लीज 25-26 में क्या होगा। पहली बात, इनकी सैलरी अब पता है कितनी हो गई है? 87,500 इंटू में 12। 10,50,000। सर एरियर्स मिले, एरियर्स एरियर्स मतलब पुराने पैसे। 24-25 के 1,50,000 रुपए। कितना हो गया टोटल? 12 लाख। सर लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16 बने 50,000। 11,50,000 आ जाएगा। ये होगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। अच्छा ये 1.5 लाख कहाँ से आया? मैम मैंने ये एज्यूम किया था कि 1 अप्रैल 2025 को इनकी सैलरी बढ़ी। यस सर। ऑन 1 अप्रैल 2025 सैलरी इंक्रीज्ड बाय ₹12,500 with effect from 1 अप्रैल 2024। सैलरी बढ़ी है 25 को, लेकिन बढ़ी है 24 से। इसका मतलब पिछले 1 साल का जो अमाउंट है वो इनको देना पड़ेगा। मैम जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, सैलरी में एरियर आता है, टीए बढ़ता है बाद में, बढ़ता है पहले से। हाँ जी हाँ बढ़ा, जी। बढ़ा मान लीजिए अक्टूबर में, और ये कहा जुलाई से बढ़ेगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर के पैसे एरियर के फॉर्म में मिलते हैं, है ना? तो मैम 1 अप्रैल 2024 से
31 मार्च 2025 के 12,500 इंटू में 12, ये 1.5 लाख रुपए इनको अलग से दिए जाए। ओके सर, थैंक यू सर। तो अब जरा देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अब इनकी इनकम आ रही है, इनकम अंडर द हेड सैलरी 11,50,000। अब जब इस 11,50,000 पे टैक्स लगाएंगे ना, तो पहले 2.5 लाख को अलग किया जाएगा, अगले 2.5 लाख को अलग किया जाएगा। नीचे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्या, स्पेस दी 11,50,000 पर जब टैक्स लगाएंगे तो फर्स्ट 2,50,000 का टैक्स होता है निल, अगले 2,50,000 का टैक्स होता है 5%, अगले 2,50,000 का टैक्स होता है, सॉरी नॉट 250, दिस इज 5 लाख। सर 0 से लेके 5 लाख तक का टैक्स, 0 से लेके 2.5 लाख तक का टैक्स होता है निल, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख के ऊपर 1.5 लाख और भी है, इस पे टैक्स होता है 30%। ये हो गया 0, ये हो गया 12,500, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 45,000 रुपए, 45,000, 1,57,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब जरा इसमें प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अमाउंट है ना 45,000 का, ये टैक्स हमें इस साल के लिए नहीं देना था, ये पिछले साल के पैसे हैं। पिछले साल के पैसे क्योंकि करंट ईयर में मिले 1.5 लाख, तो मुझे इसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ गया। सोचिए अगर ये पैसे पिछले ही साल मिल जाते तो देखिए, ये जो मैंने अभी टैक्स की कैलकुलेशन की थी ना 8,50,000 की, ये 850 के बजाय अगर 1.5 लाख और मिल जाते तो इनकम 10 लाख हो जाती। 10 लाख पे अगर मैं टैक्स लगाता तो मुझे तो बस 20% पर ही टैक्स देना पड़ता। ये जो 8,50,000 है, अगर इसी 850 में ऐड हो जाता ये वाला 150 भी, तो मेरी इनकम बनती 10 लाख, और 10 लाख रुपए की इनकम पर जब आप टैक्स देते ना, पहले 2.5 लाख का टैक्स बनता निल, अगले 2.5 लाख का टैक्स बनता 5%, और अगले 5 लाख का टैक्स बनता 20%। आपको 0, 12,500 और 1 लाख, 1,12,500 का टैक्स देना पड़ता। ठीक है, तो इस साल ज्यादा इनकम होने की वजह से मैं हायर टैक्स स्लैब में पुश हो गया। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा ना, इसके बदले हम आपको रिलीफ देंगे, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। ये रिलीफ मिलेगा कैसे सर, इसके ना 7 स्टेप्स होते हैं, 7। स्टेप 1, कैलकुलेट इनकम ऑफ, कैलकुलेट इनकम नहीं, सॉरी, कैलकुलेट टैक्स, इनकम फॉर करंट ईयर।
इंक्लूडिंग एरियर। सर मेरी करंट ईयर की जो इनकम है इंक्लूडिंग एरियर वो है 11,50,000 रुपए। इस 11,50,000 पे टैक्स निकालिए। सर अभी तो निकाला था मैंने, ये रहा 11,50,000 का टैक्स, 1,57,500 है ना, 1,57,500। ये इंक्लूडिंग एरियर है, इंक्लूडिंग एरियर। तो मेरा टैक्स आ गया 1,57,500। स्टेप 2, कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम फॉर करंट ईयर एक्सक्लूडिंग एरियर। करंट ईयर की इनकम का टैक्स निकालिए एरियर को हटा के। सर एरियर को हटा के हमारी इनकम थी 10 लाख। भाई 1.5 लाख का एरियर था ना, 1.5 लाख का एरियर हटा दीजिए। 10 लाख का टैक्स पता है कितना होता? अभी तो निकाला था मैंने, ये रहा 1,12,500। तो बस स्टेप नंबर 3, एरियर मिला के टैक्स देना पड़ रहा है 157,500, एरियर हटा के देना पड़ता है 1,12,500। तो टैक्स ऑन एरियर्स और करंट ईयर निकाल दीजिए। करंट ईयर में मुझे एरियर पे टैक्स कितना देना पड़ा, कैसे निकाले मैं बताता हूं। स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को घटा लीजिए, 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ा। हमें 45,000 रुपीज टैक्स के देने पड़े, 45,000। अच्छा, स्टेप 4 देखिए प्लीज, कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स। इनकम पे टैक्स निकालिए इंक्लूडिंग एरियर। किस साल के लिए? सर उस साल के लिए जिस साल की ये इनकम है। जिस साल की ये इनकम है ना, उस साल की इनकम का टैक्स निकालिए इंक्लूडिंग एरियर्स। कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स फॉर द ईयर टू विच एरियर्स रिलेट्स। जिस साल से रिलेटेड है उस साल का निकालिए। सर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर 24-25 के एरियर्स है और इंक्लूडिंग एरियर अमाउंट था कितना? 10 लाख। 10 लाख का टैक्स निकालिए, 1,12,500 अभी तो निकाला ना। और स्टेप 5, कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर। सर देखिए बड़ा सिंपल है, मुझे ना 2 बार टैक्स निकालना है, एक बार करंट ईयर का, एक बार उस साल का जिस साल के ये एरियर्स है। ठीक है, 2 साल का टैक्स निकालना है और ये टैक्स भी 2 बार निकालना है, एक बार एरियर इंक्लूड करके, एक बार एरियर एक्सक्लूड करके। एक बार एरियर को जोड़ के टैक्स निकालिए, एक बार एरियर को हटा के टैक्स निकालिए, और बस इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी टैक्स ऑन एरियर्स। कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स।
फॉर द ईयर टू विच एरियर्स रिलेट्स। जिस साल से रिलेटेड है सर, प्रीवियस ईयर 24-25 से रिलेटेड है। उस साल का टैक्स एक्सक्लूडिंग एरियर, एरियर हटा के टैक्स 8,50,000 का बनेगा। सर एरियर 1,25,000 था ना, 8,50,000 का टैक्स अभी तो निकाला था मैंने, 82,500 आए, तो ये आ गया 82,500। बस स्टेप 6, कैलकुलेट टैक्स ऑन एरियर्स फॉर द ईयर टू विच एरियर्स रिलेट्स। जिस साल से रिलेटेड है एरियर, उस साल का टैक्स निकाल लीजिए एरियर का। और ये आप कैसे निकालेंगे? स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। स्टेप 4 में से स्टेप 5 को माइनस करके 1,12,500 माइनस 82,500। सर जरा ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर ये 1.5 लाख रुपए अगर 24-25 में मिल जाते ना, मुझे इस पे 20% टैक्स देना पड़ता। 1.5 लाख का 20%, 150 का 20% इज 30,000 रुपीज। ये पैसे ना मुझे 2024-25 में नहीं मिले, पैसे मिले 25-26 में, जिसकी वजह से मुझे 20% के बजाय 30% का टैक्स देना पड़ गया। 20 के बजाय कितना टैक्स देना पड़ गया? 30। तो सर 10% एक्स्ट्रा देना पड़ा ना। हम ये कह रहे हैं जो 10% फालतू लगा ना, ये छोड़ देंगे। कैलकुलेट रिलीफ, कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 एज। स्टेप 3, करंट ईयर में कितना टैक्स देना पड़ा? 45,000 माइनस स्टेप 6, अगर पिछले साल में देना पड़ता तो कितना देना पड़ता? 30,000। 45 माइनस 30, 15,000 का रिलीफ दे दूंगा। 15,000 का रिलीफ दे दूंगा सर। 15,000 का ही तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा ना। हम ये कह रहे हैं भाई मत दो यार 15,000, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो कोई बात नहीं। सर जो हमारी करंट ईयर की इनकम है ना, करंट ईयर की, देखिए करंट ईयर की, इसका टैक्स 157,500 बन रहा है ना, इसमें से रिलीफ मिलेगा 89 बनता 15,000 रुपए। तो जो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो देना पड़ेगा 142,500। 1,42,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। रिबेट और रिलीफ दोनों अलग अलग चीज है? सर रिबेट और रिलीफ एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे रिबेट होता है 87A की, रिलीफ होता है 89(1) का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सर रिबेट और डिडक्शन अलग अलग चीज होती है, एग्जम्पशन और रिबेट अलग अलग चीज होती है। रिबेट और रिलीफ एक ही चीज है सर, इसमें देयर इज नो डिफरेंस। रिबेट और रिलीफ दोनों का ही मतलब होता है जो छूट हमें टैक्स में से मिलती है। टैक्स में से जब छूट मिलती है ना, इसे रिबेट या रिलीफ कहते हैं। सर रिलीफ तो तब मिला जब टैक्स मिस कैलकुलेट हुआ, लेकिन रिबेट तो फिक्स होता है ना कि इतना रिबेट मिलेगा। सर एक ही बात है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। देखिए ओके। हम ना लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस में नहीं जा रहे। बात यह है कि देखिए जो रिबेट है और जो रिलीफ है, ये दोनों ही टैक्स में से मिल रहे हैं। जब टैक्स में से मिलता है ना, उसे कहते हैं रिबेट या रिलीफ।
सर एक होती है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होती है, आपकी जब टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है ना, तो टोटल इनकम की कैलकुलेशन में हम अपने पास पहले से इनकम को लेस कर देते हैं, उसे कहते हैं इनकम एग्जम्प्ट है। एक होती है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, ये इनकम जीटीआई में जुड़ती है, जीटीआई के बाद लेस कर देते हैं, टीटीआई में ऐड नहीं होती, ठीक है। एंड रिबेट एंड रिलीफ, सर ये दोनों ही टैक्स में से मिलते हैं। आपका जो भी टैक्स का अमाउंट आ रहा है ना, उसमें से रिबेट और रिलीफ को माइनस कर देते हैं। तो टैक्सेशन पर्पसेस से रिबेट एंड रिलीफ एक ही चीज है सर, कोई डिफरेंस नहीं। ओके सर। सर एजुकेशन सर सेस से पहले आता है ना? सर एजुकेशन सेस रिबेट के बाद ऐड होता है। ओके। सर इसमें सर ओवरऑली जी ऐसा सोच सिद्धार्थ, सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए जो एरियर बन रहा था सर, उस पे पहले 30% में जुड़ रहा था इस बार में, और पहले 20% में जुड़ना था, तो इट इज लाइक 10% हमने ज्यादा दिया, तो 1.5 लाख का 10% इज 15,000। जी सर एक्चुअली ना मैंने क्वेश्चन इस तरह का ड्राफ्ट किया कि ये ना हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन सामने नजर आए, ताकि आप चीजों को समझ पाए, है ना सर। अगर मैं इसमें पुरानी वाली कैलकुलेशन पे चला जाऊं कि एरियर जो था वो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से था, सर फिर ना ऐसे में डायरेक्टली नहीं लगा पाऊंगा हिसाब। अगर एरियर 10,000 होता, इंक्रीमेंट 10,000 का हुआ होता, तो 50,000 रुपए पहले भी 20% के रेट से टैक्सेबल थे, 50 अभी भी 20 के ही रेट से होते। 70,000 पे जी आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो फिर आपको 7,000 की छूट मिलती, है ना सर। मैंने डेलिबरेटली इस तरह का अमाउंट लिया कि बिल्कुल 10 लाख पे लाके छोड़ा मैंने। 10 लाख जैसे ही क्रॉस होने लगा, एकदम से 20 से 30 पर आ गया, है ना, ताकि हम इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझ पाए, ठीक है सर। लेकिन ये तो बस समझाने के लिए था। पेपर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे सर, पेपर की कैलकुलेशन में तो हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे, या पेपर क्या सर, रियल लाइफ में बहुत होता है। आप देखिए ना डिपार्टमेंट में कितने लोग, खासतौर पर अगर आप में से कोई भी डीडीओ में पोस्टेड है सर, आप तो बहुत एम्प्लॉइज का देखते होंगे एरियर्स आते हैं। वो जो एरियर्स आते हैं सर, सबके लिए 89(1) की रिलीफ की कैलकुलेशन इसी तरह से होती है। इसका एक फॉर्म भी फाइल करना होता है हमें रिटर्न के साथ, फॉर्म 10E होता है। उसमें सर यही कैलकुलेशन होती है हर साल की अलग अलग। मान लीजिए अगर मुझे 10 साल का एरियर मिला है ना, तो मैं 10 साल की सेम कैलकुलेशन बनाकर उसको अपलोड करता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न से पहले। वो फॉर्म फाइल करने के बाद ही हम अपने पास अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये 89(1) का रिलीफ कैलकुलेट कर पाते हैं। अदरवाइज सीपीसी ना सर इसको रिजेक्ट कर देता है। सर एग्जाम में सर कितने साल की एरियर तक का क्वेश्चन आ सकता है? सर 1 साल का सर, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ आईटीओ पेपर 4 में ऐसा आया है हमारे पेपर में कि हमारे पास ना प्रॉपर कैलकुलेशन का आया है, हालांकि उसमें भी आया 1 ही साल का है सर। जी मल्टीपल ईयर्स की कैलकुलेशन ना सर, सेम कैलकुलेशन 4 बार करवा के ना एग्जामिनर को कुछ फायदा होगा नहीं है सर। भाई 4 साल के लिए भी अगर मुझे रिलीफ निकालना है सर, कैलकुलेशन का मेथड तो सेम ही है ना, एक ही चीज 4 बार करवाने का फायदा क्या हो। जी सर इसी के साथ ये हमारा ना सैलरी चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। सारे कंसेप्ट सैलरी से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए। सर बस अब प्लीज यहाँ इसके जितने भी यहाँ कोई नोट्स हैं डाउट या हो? जी मैम, अब ये कंप्लीट हो गया ना, अब मैं इसके नोट्स शेयर करूँ। हाँ जी प्लीज। वैसे तो लास्ट क्लास तक के शेयर थे, लेकिन मैंने इसीलिए उसमें लिख दिया था इनकम्प्लीट। अब मैं आपके पास इसको मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में लिखा है, तीनों नोट्स एक बार में शेयर कर दूँ।